हमने दोनों प्रोसेस देख लिए, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने का प्रोसेस और देन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करने का प्रोसेस। अब हमने दोनों में एक चीज देखी थी कि आपने कमीशन से अप्रूवल लेनी है। कमीशन से अप्रूवल लेने का अब वो भी एक प्रोसेस है, वो देख लेते हैं कि कमीशन किस किस बेस पे आपको अप्रूवल देगा। उसकी मेजर चीजें क्या होंगी कि वो जो आपसे चीजें वेरीफाई करेगा या उसका जो खास फोकस होगा किस चीज पे होगा। तो अब हम देखते हैं प्रोसेस टू गेट कमीशंस अप्रूवल। अच्छा जी, सबसे पहले तो वो कहेगा कि जी आप अपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, कर ली आपने, मेंबर्स की अप्रूवल ले ली, ओके फाइन। ये काम आप कमीशन से जो अप्रूवल लेंगे ये बाद में ही अपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद करेंगे। कमीशन आपसे दो चीजें कहेगा, दो चीजें वेरीफाई करेगा। पहली तो वो देखेगा कि आपने कहा कि जी रजिस्टर ऑफिस हम इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमारे मेजर कस्टमर्स सप्लायर्स वहां पे हैं, तो उनके हमारे मेंबर्स ज्यादातर वहां पे उस जगह पे हैं, तो हमने जब मीटिंग करनी होती है तो हमें मसला आता है, हम सबको रजिस्टर ऑफिस पे बुलाते हैं, फिर मीटिंग के लिए काफी लोग आ नहीं पाते हमारे मेंबर्स, तो इस वजह से हमने सोचा हम रजिस्टर ऑफिस ही चेंज कर लें। ठीक है, एक रीजन रजिस्टर ऑफिस की ये हो सकती है। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करने के क्या रीजन जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि हमने नेचर चेंज की बिजनेस की, पहले हम गाड़ियां बनाते थे, अब हम सोप बनाना चाह रहे हैं। अब हमने सोप बिजनेस की नेचर चेंज कर ली, प्रिंसिपल जो हमारा मेन बिजनेस था, लाइन थी, वही हमने क्या कर ली, चेंज कर ली। तो अब ऑब्वियसली हमें प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब आगे क्वेश्चन होगा कमीशन का कि आपको क्या जरूरत पड़ी कि आप गाड़ियों से सोप बनाने जा रहे हैं। पहले आप, अच्छा ये तो आपको कंपनी बनाने से पहले सोचना चाहिए था, आपको अपनी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्ट लॉज में ये लिख देना था। तो फिर आपको जस्टिफिकेशन आप क्या देंगे, आप कहते हैं जी हमें बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था, गाड़ियों की डिमांड खत्म हो गई भी है, ये गाड़ियों में जो यूज होने वाला मटेरियल है वो बहुत महंगा हो गया है, या गाड़ियों में जब हम मटेरियल यूज करते थे वो पहले हम मैन्युफैक्चर करते थे, अब हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम वो मैन्युफैक्चर कर सकें, और अगर हम वो बाहर से खरीदते हैं तो वो हमारे लिए फिजिबल नहीं है, तो हमने सोचा कि हम सोप बना लें। ओके, कमीशन का अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है आप सोप बनाना चाहते हैं, या आपने अब सोप की तरह कोई फिजिबिलिटी प्रिपेयर की है, ये इस तरह की चीजें। अब कमीशन बेसिकली अब ये देखना चाह रहा है कि जैसे आप सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं क्या वो चीजें वैसी हैं कि नहीं है। जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हैं ना, सीवी में आपने अपना बहुत कुछ लिखा होता है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो चीजें वाकई एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं, ये पता कैसे चलता है, जब वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है। सीवी में जो आपने इन्फॉर्मेशन डाली वो आपसे अब पूछेगा, कहीं पे आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन डाली तो उसको फट पता चल जाएगा। इसी तरह कमीशन भी आपसे अब सर्कमस्टांसेस वाकई देखने के लिए कि क्या वाकई ये रीजंस एग्जिस्ट करती हैं, क्या ये सर्कमस्टांसेस वाकई ही एग्जिस्ट करते हैं, कि आपको बहुत अशद जरूरत है अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज करने की, आपको अपना प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करने की, तो क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं। पहली चीज वो आपके सर्कमस्टांसेस देखेगा कि सर्कमस्टांसेस ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, ये वेरीफाई करेगा। ओके, इसने वेरीफाई कर लिया कि वाकई चीज जेन्युइन रीजन थी, आपको रजिस्टर ऑफिस चेंज करना चाहिए। ओके, रीजन उसको पता लग गई। दूसरी चीज देखेगा कि किसी भी कंपनी का जो कोई बिजनेस है जो कर रही है, उसके जो मेजर कह लें कि जी जिसको सबसे ज्यादा जो डाउट्स होते हैं, सबसे ज्यादा जो खतरा होता है, वो उसके सप्लायर्स को होता है। किसको होता है जी, उसके सप्लायर, उसके क्रेडिटर को। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर सप्लायर्स ने कंपनी को लोन दिए होते हैं, मनी दी होती है, उधार पे चीजें दी होती हैं। कंपनी यहां से जब रजिस्टर ऑफिस उठा के दूसरी जगह जाती है तो उस सप्लायर्स को तो इशू होगा, हमारे पैसे वहां जा रहे हैं, ये इतनी दूर जा रहे हैं, तो हमसे चीजें उधार ली हुई हैं, हमने इन्हें पैसे दिए हुए हैं, कल को कंपनी बंद कर जाए और हमें कोई पता ही ना लगे, तो क्रेडिटर को सबसे ज्यादा मसला होता है इस चीज से। या फिर
ये जिनसे चीजें लेते हैं, जिस क्रेडिटर से, वो उनके पास ही लोकेशन थी, पहले जहाँ कंपनी लाहौर में थी उसके आसपास ही क्रेडिटर थे जहाँ से चीजें सप्लाई कर देते थे। अब ये उठा के दूसरे प्रोविंस में जा रहे हैं, तो सप्लायर्स वहां से चीजें डिलीवर किस तरह करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उन्हीं को पड़ रही होगी, तो क्रेडिटर को बहुत मसला होगा। तो फिर कमीशन भी क्रेडिटर का ख्याल करता है। वो कहता है कि जी देखिए, आपने मेंबर्स की तो अप्रूवल ले लिया, आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिए, वाकई आपके सर्कमस्टांसेस भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जब आप रजिस्टर ऑफिस चेंज करेंगे या ऐसा कुछ करेंगे तो आपके क्रेडिटर्स बेचारे परेशान होंगे। उसके लिए आपने क्या सोचा है? क्या आपने अपने क्रेडिटर्स को बता दिया? क्या आपके क्रेडिटर्स भी इस चीज पे रजामंद हैं? आपने ये सारे नोटिस जो हैं अपने क्रेडिटर को भी दे दिए हैं, ताकि ये ना हो कि क्रेडिटर बेचारे आपको ढूंढते फिर रहे हो और आप किसी दूसरे रजिस्टर ऑफिस, दूसरे ऑफिस में पहुंचे हुए हैं, उसने आपसे कोई कम्युनिकेशन करनी है तो वो उस रजिस्टर ऑफिस पे चीजें भेजता फिरे और आपको कुछ पता ही नहीं है। आपने सफिशिएंट नोटिस दे दिया है, दैट इज सफिशिएंट नोटिस टू एवरी क्रेडिटर। उसने ये नहीं कहा कि जो मेजर क्रेडिटर है, इट्स एवरी क्रेडिटर। मेजर क्रेडिटर होता तो वो कहता है कि जी जिससे आप ज्यादा चीजें लेते हैं, जिसने आपको ज्यादा पैसे मटेरियल अमाउंट दी हुई है उधार पे, आप उससे उसको नोटिस दे दें। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा आपके हर क्रेडिटर, छोटी से छोटी चीज भी उधार पे लिए, हर क्रेडिटर को आपने नोटिस दे देना है कि हम अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज करने जा रहे हैं, रजिस्टर ऑफिस चेंज करने जा रहे हैं, ये प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम मेमोरेंडम भी अपना चेंज करने जा रहे हैं। आपने अपने क्रेडिटर को और प्लस अपने मेंबर को ये नोटिस दे देना है। ये मेंबर का उसने दोबारा क्यों कहा? मेंबर का उसने ये कहा कि हो सकता है कि कुछ लोग मेंबर्स जब आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास की तो मीटिंग अटेंड करने ना ही आ सके, ठीक है, वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सके। आपने फिर इसका मतलब सफिशिएंट नोटिस सबको दे देना है, क्रेडिटर को, हर मेंबर को आपने इस चीज का नोटिस दे देना है, इस वॉल्ट्रेशन का। और जैसे ही चीजें सेटिस्फाई हो गई, जब पता चल गया जी आपने हर क्रेडिटर को नोटिस दे दिया, सर्कमस्टांसेस भी एग्जिस्ट करते हैं, तो कमीशन जो है वो एक ऑर्डर दे देगा। उसका जो ऑर्डर होगा वो एक सफा, वो बड़ा एक जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज होगा, जो करेगा कंफर्म आपकी ऑल्ट्रेशन को। जैसे ही कमीशन का एक वो डॉक्यूमेंट आ गया, कमीशन का ऑर्डर आ गया, तो आप उसको कर सकते हैं ऑल्ट्रेशन को कंफर्म, आपकी ऑल्ट्रेशन हो जाएगी कंफर्म। अब वो जो ऑर्डर देगा कमीशन, जरूरी नहीं है कि वो आपकी सारी बातें माने। अगर आपने 3-4 बिजनेस लिखे हुए हैं कि ये मैं तीनों चारों प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऐड करना चाहता हूँ, जरूरी नहीं है कि वो आपको सारों का जो है ऑर्डर कंफर्म कर दे। हो सकता है कि आपको 2 की जो है वो कंफर्मेशन दे दे, 2 के लिए अलाउ करे, 2 के लिए ना अलाउ करे। और या हो सकता है कि वो अपनी कोई टर्म्स और कंडीशंस भी लगा दे कि जी अगर ठीक है, हम आपको इस बात की परमिशन तो दे रहे हैं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, हमारी कुछ शर्तें होंगी, ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ये आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। तो फिर ऑब्वियसली आपको वो फॉलो करनी पड़ेंगी। अच्छा, अब आपने ले ली कमीशन की अप्रूवल, अब बेचारा रजिस्ट्रार को भी तो बताना है। रजिस्ट्रार एक आपका ऐसा कह ले कि जी अम्मी अब्बू है जिसको आपने हर बात बतानी है। रजिस्ट्रार आपकी अम्मी है, आप कोई भी काम करें अपनी अम्मी को फौरन साथ साथ बताते रहें, ताकि भाई कल को जब कुछ बातें अब्बू को नहीं भी पता तो वो आपकी साइड तो ले सके, कवर अप तो कर सके। और इसके अलावा आपकी अम्मी को आपकी हर बात पता होनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी एक हर चीज का उस ध्यान रख रही होगी। क्योंकि अगर आपकी अम्मी को वो बात नहीं पता तो कल को जब बात निकली तो अम्मी साहब भी कह दें, अम्मी साहिबा भी कह दें कि जो मुझे भी ये बात नहीं पता थी, तो आप फंस जाएंगे। इसलिए रजिस्ट्रार भी एक कंपनी की इसी तरह ही अम्मी है, आपने हर चीज उसको बतानी है, डॉक्यूमेंट उसके पास पूरे होने चाहिए, ताकि कल को अगर एससीसीपी आपकी क्रेडिट वो एफिशिएंसी या कुछ ऐसी वर्थ देखना चाहता है कि आप वाकई कंप्लायंस करते हैं, तो वो पहले रजिस्ट्रार के पास जाएगा। आपके अबू भी पहले आपकी अम्मी से पूछेंगे, हाँ जी ठीक है ये, अम्मी कह देंगी ओके ठीक है, फिर जरा अबू भी लिहाज कर लेंगे। तो यहाँ पे कमीशन भी यही कहेगा कि जी रजिस्ट्रार ओके ठीक है, वो भी जरा अपना हाथ जरा हल्का रखेगा आप पे,
इतनी ज्यादा वेरिफिकेशन शायद फिर आपकी ना करे। तो फिर आपने क्या करना है, जैसे ही ऑर्डर मिला आपने सबसे पहले अपनी अम्मी को याद करना है। अब्बू कोई डिसीजन कर दें फौरन अम्मी को वो भी बताना है। चाहे कोई बातें अम्मी को पता है, अब्बू को पता है या नहीं पता, लेकिन अम्मी को हर बात बतानी है। या हो सकता है कि कुछ अब्बू की भी बातें आपको अम्मी को बतानी है। तो जैसे ही ऑर्डर मिला आपने वो जो ड्यूली वेरीफाइड कॉपी है, सर्टिफाइड ऑर्डर जो भी है SCCP का, वो अब आपने करना है फाइल। वो रजिस्ट्रार को आपने फाइल कर देना है, या कह लें कि जी एज इट इज फॉरवर्ड कर देना है। जिस दिन ऑर्डर आया उसके 7 डेज के अंदर अंदर आपने ये रजिस्ट्रार को भेज देना। ठीक है जी, ये तीसरी चीज थी, ये फाइलिंग वाली, आपने फाइल कर देना है। कंडीशंस यही दो थी कि जिसकी बेस पे वो आपको अप्रूवल देगा। आपने इसका ऑर्डर, ड्यूली सर्टिफाइड ऑर्डर ऑफ SCCP विद इन 7 डेज ऑफ ऑर्डर रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड कर देना है। रजिस्ट्रार को आपने कर दिया फॉरवर्ड। अब ये जो आपकी सर्टिफाइड कॉपी है ऑर्डर की, ये कंफर्म करेगी कि ऑल्ट्रेशन हो गई हुई है। ठीक है जी, ऑल्ट्रेशन हो गई। जब ऑल्ट्रेशन हो गई है तो अब आप फिर क्या करें, क्या खुल गया, अच्छा जी, आपने उसको भेज दिया ऑर्डर विद इन 7 डेज। जो भी ऑर्डर आया SCCP का वो आपने रजिस्ट्रार को भेज दिया। अच्छा, अब दो चीजें हैं, ऑर्डर भेज दिया, अब आप कर लें अपना मेमोरेंडम चेंज, ऑल्टर कर लें। अब जब आपने ऑल्टर कर लिया तो आपने इसके एक प्रिंटेड कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड मेमोरेंडम, ये अब आपने भिजवानी है रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन के लिए विद इन 30 डेज फ्रॉम ऑर्डर। दो चीजें, पहले तो आपने ऑर्डर भिजवाना है, जिस दिन ऑर्डर आया उसके 7 दिन के अंदर अंदर SCCP का ऑर्डर आपने रजिस्ट्रार को भिजवा दिया 7 दिन के अंदर अंदर। अब अपना करें मेमोरेंडम चेंज, और अब उसकी प्रिंटेड कॉपी उसी ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अंदर अभी रजिस्ट्रार को भिजवा दें, ताकि वो आपकी जो ऑल्ट्रेशन है उसको क्या कर ले, रजिस्टर कर ले। अब ये जो 30 दिन का पीरियड है, ये कमीशन आपको एक्सटेंड भी कर सकता है, मे बी एक्सटेंडेड बाय कमीशन। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि रजिस्ट्रार जैसी चीजें देखेगा, अच्छा जी ऑर्डर आया, कमीशन का ऑर्डर आया, ठीक है ओके, कमीशन ने ऑर्डर दे दिया है, वो इस पे कोई आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा। रजिस्ट्रार सिंपल ऑर्डर पकड़ेगा, उसके बाद जैसे ही ऑर्डर ले लेगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर फिर आप अमेंडेड या प्रिंटेड कॉपी ऑफ ऑल्टर मेमोरेंडम भी दे देंगे उसको। वो जब दोनों चीजें देखेगा, अच्छा जी आपने कर दिया हुआ है, कमीशन ने भी अप्रूवल दी हुई है, अब वो आपकी ऑल्ट्रेशन कर लेगा रजिस्टर, यानी कि पुराने डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो निकाल देंगे, पुराना मेमोरेंडम निकाल देगा, अब नया मेमोरेंडम, अमेंडेड मेमोरेंडम वहां पे डाल देगा। और अब आपके पास क्या एविडेंस होगा कि आपने बकायदा इस प्रोसेस को फॉलो किया था, या रजिस्ट्रार के पास आपके ये जो ऑल्ट्रेशन है मेमोरेंडम की वो रजिस्टर हो गई हुई है। वो कैसे पता लगेगा, वो ऐसे कि SCCP की तरफ से जो आया हुआ ऑर्डर वो इस बात की कंफर्मेशन है कि कमीशन ने अप्रूवल दे दी। रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन के बाद एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, आपको एक सर्टिफिकेट देगा, और जो इस बात का एविडेंस होगा कि आपने ऊपर सारी की सारी जितनी भी चीजें थी, सारे प्रोसेस को क्या कर लिया है, फॉलो कर लिया है, यानी कि उसकी कंप्लायंस कर ली है। ठीक है जी, ये था कमीशन से अप्रूवल लेने का एक प्रोसेस। अच्छा, आगे है कि अगर सपोज आप गिवन पीरियड जो था उसके अंदर अंदर रजिस्टर नहीं करवाते अपनी ऑल्ट्रेशन जो आपने मेमोरेंडम में की, वो कहते हैं कि अगर फेलियर टू रजिस्टर, आप विद इन 30 डेज या जो भी पीरियड कमीशन ने बताया, विद इन 30 डेज फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ कमीशन आप रजिस्ट्रार को फाइल नहीं करते,
2 महीने गुजर गए और टाइम था आपके पास, सपोज कमीशन ने कहा आपको एक्सटेंड करके 40 दिन का टाइम। 2 महीने गुजर गए, आपने रजिस्टर ही नहीं करवाया। आपने अपना मेमोरेंडम तो चेंज कर लिया, लेकिन रजिस्ट्रार को फाइल ही नहीं किया प्रिंटेड कॉपी ऑल्टर्ड मेमोरेंडम की। तो वो कहते हैं जी आपके अब जो भी आपने ये ऊपर एससीसीपी से ऑर्डर लिया था, ये था वो था, सारा हो गया जाया। आपकी जितनी भी ये कह लें कि जी चेंज है ऑल्टर्ड मेमोरेंडम, ये नल एंड वॉइड हो जाएगा अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाया। लेकिन सपोज कुछ आपकी रीजंस रही, कुछ फ्लड आ गया, कुछ मेजर रीजंस रही जिसकी वजह से आप ये काम नहीं कर सके, आप अप्लाई नहीं कर सके, तो आप सफिशिएंट रीजन देंगे, सफिशिएंट कॉज बताएंगे कमीशन को कि जी इस वजह से मैं इतनी देर के अंदर अंदर, आपने टाइम दिया था मुझे ऑल दो 10 दिन का मजीद, मैं रजिस्टर नहीं करा सका, तो मुझे और टाइम दे दें। तो कमीशन शायद आपको फिर और मजीद टाइम दे दे, एक्सटेंड कर दे कि आप ठीक है मजीद टाइम दे देते हैं, आप मेमोरेंडम जो है वो फाइल कर दीजिए। अच्छा, ये था फेलियर टू रजिस्टर, ये नल एंड वॉइड हो जाएगा अगर आपने रजिस्टर ना कराया विद इन, इफ नॉट रजिस्टर विद इन टाइम पीरियड, बट कमीशन आपको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी देगा और कहेगा कि जी आप अपनी जो भी कॉज थी वो शो करें, तो मे एक्सटेंड टाइम पीरियड, फिर से एक्सटेंड कर सकता है। इसके बाद है जी इफेक्ट ऑफ ऑल्ट्रेशन क्या होगा। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ ऑल्ट्रेशन। अब ऑल्ट्रेशन कर ली आपने मेमोरेंडम में, इसका अब क्या मतलब इफेक्ट है, क्या कह लें कि जी अब क्या मतलब है, ऑल्ट्रेशन हो गई है तो अब कंपनी पे क्या चीजें हैं लागू होंगी, अब कंपनी ने बेसिकली क्या करना है अब से ऑनवर्ड। अच्छा, अब ये जो इसने इफेक्ट ऑफ ऑल्ट्रेशन की बात है वो आपको तब समझ आएगी जब हम चैप्टर 21 पढ़ेंगे, ऑल्ट्रेशन जब हम शेयर कैपिटल में पढ़ेंगे, क्योंकि उसने कुछ बात लिखी है वो हम डायरेक्ट स्टडी टेक्स्ट से पढ़ लेते हैं, हम उसको मजीद डिटेल में समझेंगे जब हम चैप्टर 21 में ऑल्ट्रेशन पढ़ लेंगे उसकी। स्टडी टेक्स्ट में लिखा है जी आपकी बुक में, इफेक्ट ऑफ ऑल्ट्रेशन क्या है। अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स, अभी आर्टिकल्स हमने नहीं पढ़े, लेकिन वो ये कह रहा है कि ऑल्ट्रेशन अगर आप चाहे मेमोरेंडम में करें या आर्टिकल्स में, अगर वो आपने ऑल्टर किए और सच ऑल्ट्रेशन रिक्वायर्स द मेंबर्स टू टेक मोर शेयर्स इन द कंपनी, यहां तक रुक जाइए। इस ऑल्ट्रेशन की वजह से अगर ऐसा हुआ कि मेंबर्स आर रिक्वायर्ड, मेंबर्स से ये कहा जाए कि आपने मजीद अब शेयर्स लेने हैं कंपनी के, मेंबर्स आर रिक्वायर्ड, लॉ कह रहा है या आप कह रहे हैं, कंपनी उसमें उनको कह रही है, कंपनी की मेंबर्स की अपनी मर्जी है अभी नहीं है। इस ऑल्ट्रेशन की वजह से कुछ ऐसा इफेक्ट आए कि मेंबर्स को मजीद शेयर्स कंपनी में लेने पड़े देन दे ऑलरेडी हैव, जो उनके पास पहले से थे, या फिर टू अंडरटेक मोर अमाउंट ऑफ गारंटी, या फिर उन्हें मजीद अमाउंट की गारंटी देनी पड़े देन द एग्जिस्टिंग अमाउंट। ऑलरेडी एक अमाउंट की गारंटी थी, फॉर एग्जांपल 10,000 की दी थी, अब एक ऑल्ट्रेशन की, उस ऑल्ट्रेशन की वजह से अब उन्हें 11,000 की गारंटी देनी पड़ रही है या 20,000 की गारंटी देनी पड़ रही है, तो सच ऑल्ट्रेशन शेल बी एप्लीकेबल टू अ मेंबर। तो ये ऑल्ट्रेशन मेंबर पे तभी एप्लीकेबल होगी, ओनली इफ, अगर, सिर्फ तब एप्लीकेबल होगी अगर ही गिव्स हिज कंसेंट, अगर वो अपनी कंसेंट देता है टू द ऑल्ट्रेशन, अदरवाइज दिस शेल नॉट बी एप्लीकेबल टू द कंपनी। अच्छा, इसको ये जो मोर शेयर्स वाली इसने बात की है, ये हम जब पढ़ेंगे ऑल्ट्रेशन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये देखेंगे जब हम इसी चैप्टर में ऑल्ट्रेशन देख लेंगे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में चेंज देख लेंगे,
या वेरिएशन हम करेंगे शेयर कैपिटल्स में, उसकी वजह से शायद कुछ मेंबर्स को मोर शेयर्स लेने पड़े। और जब आपके पास आपको मोर अमाउंट की गारंटी देनी पड़ती है तो आप पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ज्यादा लायबिलिटी आती है, तो ऑब्वियसली मेंबर्स को इस चीज से मसला होगा। तो वो कह रहे हैं कि ये अल्ट्रेशन जो आप कर रहे हैं, ये अल्ट्रेशन तभी एप्लीकेबल होगी अगर वो मेंबर जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी या ज्यादा गारंटी अब दे रहा है या उसे देनी पड़ेगी, तो वो उस पर अपनी कंसेंट भी दे। इसको मजीद हम इसी चीज को देख लेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की जब ऑल्ट्रेशन पढ़ेंगे, और दूसरा ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल क्लॉज वो देखेंगे हम चैप्टर 21 में, और आर्टिकल्स वाला हम इसी चैप्टर में देख लेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आपने अगर हम नोट्स पे आए, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, क्लॉजेस पढ़ ली, प्रिंटिंग एंड सिग्नेचर पढ़ लिया, ऑल्ट्रेशन में हमने रीजंस देखी सारी, किन किन रीजन से ऑल्ट्रेशन करनी पड़ सकती है, रजिस्टर ऑफिस चेंज करने का प्रोसेस देखा, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज चेंज करने का प्रोसेस, एससीसीपी की अप्रूवल लेने का प्रोसेस। ये आप अगर पॉइंट्स देखेंगे तो ये मेजर या हर पैराग्राफ के या हर पॉइंट के कह लें कि ये की वर्ड्स हैं, ये वो लिखे हुए हैं। जब आप ये वर्ड्स पढ़ेंगे तो आपको पूरी लाइन याद आ जाएगी, तो आपके लिए ये समरी बहुत हेल्पफुल होगी। इफेक्ट में देखिए, इफ मोर शेयर्स मोर गारंटी अगर लेनी पड़ी है तो कंसेंट रिक्वायर्ड, तो ये की वर्ड्स हैं उसके अंदर। फाइलिंग और जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन हम अपने नेक्स्ट देखते हैं इंशाल्लाह। फाइलिंग का प्रोसेस क्या होगा और देन जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा मेंबर्स पे, कंपनी पे। ठीक है जी। अब आप इसे अपनी बुक से पढ़ लीजिए। स्टडी टेक्स्ट में हमने यहाँ तक पढ़ लिया, इफेक्ट ऑफ ऑल्ट्रेशन तक। ये अब आप सारा याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो समरी अपने सामने रखिए और इसको याद कर लीजिए।